जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं कि मैं लगातार आप सबके लिए BSSC के एग्ज़ाम को देखते हुए लगातार सेट लेकर के आ रहा हूं, जिसका ये आज 14वां सेट करवाया जा रहा है। इसके पहले 13 सेट ऑलरेडी करवाया जा चुका है। वैसे कैंडिडेट जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देख सकते हैं। अगर और भी पिछले वाले आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि 2-3 दिन से वीडियो अपलोड मैं नहीं कर रहा था, इसके वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपकी निरंतरता नहीं टूटी होगी, कंटिन्यूअसली नहीं टूटी होगी। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये आज इस बुक का यानी किरण पब्लिकेशन का ये लास्ट सेट है, चूँकि इसमें 18 सेट आपको दिखाए जा रहे हैं। जो 4 सेट हैं वो लगभग हिंदी के प्रश्न हैं जो कि मेंस में पूछे गए थे। अब आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन मैं कराऊंगा तो उसमें हिंदी का मैं स्पेशल क्लास लेकर के आऊँगा। तो आज ये किरण पब्लिकेशन का ये आज लास्ट सेट है। मैं कल से ही कंटिन्यू प्लेटफॉर्म का 24 सेट का सेट कंटिन्यू लेकर के आऊँगा, तो आप जल्दी से मेरे चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें। आइए प्रश्न को देर न करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या देखते हैं। इसमें मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूं वो सिर्फ जीके का और साइंस का प्रश्न होगा, और मैथ और रीजनिंग का मैंने प्रश्नों को स्किप कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो कि रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको हम स्किप करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 पर आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होता है कि जो सरकार के द्वारा यानी किसानों के द्वारा जो उत्पन्न कृषि होती है, पैदावार होता है, उस पर एक किसान जो है वो मिनिमम प्राइस सपोर्टिंग प्राइस फिक्स करती है कि वो इसी फिक्स प्राइस पे वो अपनी जो उपज होता है, कृषि होता है, वो अपने सरकार को बेचेगी। इसलिए क्यों? अच्छा, ये एमएसपी क्यों लाया जाता है? ताकि बिचौलियों से बचने के लिए। किसान जो होता है अपने उनको उचित दाम नहीं मिल पाता था, तो वो डायरेक्ट उससे क्या होता है कि किसान को बेच सकते हैं। तो किसान जो सरकार को बेच सकते हैं, तो सरकार जो है उनको उचित दाम मिल पाए, इसके वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य लाते हैं। ठीक है, कि मान लिया जाए कि गेहूं का आज रेट अगर 1000 है तो उसका 1200 कर दिया, तो 1200 का ही रेट हमेशा मिलेगा, चारों तरफ मिलेगा। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या प्रश्न कहता है? 9 नंबर प्रश्न कहता है कि अकशेरुकी क्या है? अकशेरुकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग शामिल है? अच्छा, थोड़ा सा हम अकशेरुकी और कशेरुकी के बारे में जान लेंगे। तो पहले मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कीट, मोलस्का और क्रिस्टेशियंस। अकशेरुकी क्या होता है? वैसे प्राणी या जीव जिनमें मेरुदंड नहीं होता है। ठीक है, क्या मैंने कहा? वैसे प्राणी या जीव जिनमें मेरुदंड नहीं होता है। मेरुदंड का मतलब क्या होता है? मेरुदंड का मतलब यहां पर यह होता है कि उनमें रीढ़ नहीं होती है। आप ऐसा साफ शब्द में समझ लीजिए, यानी बिना रीढ़ वाले जानवर को, बिना रीढ़ वाले जंतु को हम अकशेरुकी कहते हैं, जबकि जिसमें रीढ़ मेरुदंड विकसित होता है यानी रीढ़ जिसमें होता है उसको हम कशेरुकी कहते हैं। आप ऐसे समझ लेंगे। एक और पॉइंट आता है कि इसमें सबसे बड़ा कशेरुकी कौन होता है? तो सबसे बड़ा जो कशेरुकी है ना वो है हाइड्रा। ध्यान में रखेंगे, VVI पॉइंट है, इसे आप दूर नहीं जा सकते हैं। क्या है? सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? हाइड्रा है। ध्यान में रखेंगे। अगर हम आपसे सवाल पूछ दें कि मनुष्य के कशेरुकी स्तंभ में कुल कितने कशेरुक पाए जाते हैं, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? 33। ध्यान में रखिएगा, ये सब बार बार आपसे साइंस से संबंधित क्वेश्चन है और पूछता ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित परिपथ में से ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आपसे तुल्य प्रतिरोध होता है, तो डायरेक्ट इसका ये न्यूमेरिकल का प्रश्न मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है देश का पहला फ्रीट विलेज बनेगा, यानी फ्रीट विलेज कौन बनेगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है ना सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला पाए जाते हैं? जैसे इसमें दिया हुआ है आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। कह रहा है कि कौन सा जो होता है वो अधिकतम गुणवत्ता वाला पाई जाती है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैग्नेटाइट। अच्छा, क्यों? तो सबसे पहले मैग्नेटाइट का आणविक सूत्र देख लेते हैं। तो इसका जो आणविक सूत्र होता है Fe3O4। क्या?
Fe3O4। अच्छा, लौह अयस्क का मतलब क्या है कि इसमें लौह की मात्रा कितना परसेंट है, यानी सबसे अधिक मात्रा कितना परसेंट है। तो मैग्नेटाइट में जो लौह की मात्रा होती है वो 72.5% होती है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि हेमेटाइट भी एक जो अयस्क है, लौह अयस्क, जिसमें वो अच्छा गुणवत्ता वाला पाया जाता है, जिसमें अगर ये ऑप्शन में होता तो हेमेटाइट भी आप नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हेमेटाइट जो है ना मैग्नेटाइट से ठीक कम, यानी लगभग कितना 70% जो होता है इसमें लौह की मात्रा होती है। अगर हेमेटाइट की बात कर ले तो इसमें इसका जो आणविक सूत्र होता है क्या होता है, Fe2O3। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी थी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर 1, मेक इन इंडिया योजना। कब अच्छा इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2014 ईस्वी में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2014 में, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका मैथ का प्रश्न मिलेगा। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है प्रश्न 15 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है। कौन है जो जीवाश्मी ईंधन नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन आपका दे रखा है, परमाणु ऊर्जा जो है वो जीवाश्मी ईंधन नहीं है, यानी जीवों से जो मिल करके नहीं बना हुआ है, ये चीज आप समझेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे 16-17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको डायरेक्ट मैथ रीजनिंग का जीके का प्रश्न आपको 18 नंबर में मिलेगा। कहता है कि तुर्कमेनिस्तान, हाँ, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अशगाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित की गई है। तो अनुसूचित जाति के लिए जो है वो स्थान कितनी आरक्षित की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 84 सीटें। अगला पॉइंट है कि पोर्टो नोवो क्या है दोस्तों, हाँ, पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो पोर्टो नोवो कहाँ की राजधानी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेनिन की राजधानी है। अगला पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट की रेत से प्राप्त किया जाता है। तो कौन, तो थोरियम। ध्यान में रखेंगे सबसे अधिक अगर पूरा इंडिया में बात की जाए तो केरला में मोनोजाइट सबसे अधिक पाया जाता है, इस चीज का ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 क्या कहता है, कहते हैं कि वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है। तो ये उस समय का करंट अफेयर है, यह हालांकि क्वेश्चन अभी भी पूछ सकता है। तो वी आर डिस्प्लेड के लेखक कौन है, मलाला यूसुफजई, ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको डायरेक्ट 27 नंबर प्रश्न मिलेगा। 27 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, योकोहामा। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विशाखापट्टनम। अगला पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है। तो भारत की अगर सबसे बड़ी खारे पानी का झील होगा तो कभी भी आप सांभर झील नहीं लगाएंगे। खारे पानी की झील बात करें तो ऑप्शन नंबर आप 1 लगा करके आएंगे, कौन सा, चिल्का झील। अच्छा, पुलिकट झील कहाँ है, तो पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में है। जबकि वेम्बनाथ झील की बात कर ले तो ये केरला में है, और सांभर झील की हम बात कर ले तो सांभर झील कहाँ है, ये राजस्थान में है। अगर ये क्वेश्चन कह देता कि भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी का झील कौन सा है, तब आप क्या लगाएंगे, वहां पर आप सांभर झील लगा करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये कहां है, राजस्थान में है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, 30 के बाद आपको सीधा 33 नंबर प्रश्न मिलेगा। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो 33 का करेक्ट आंसर जो मैं आपको बता दूं, तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, औरंगजेब ने जो है वो इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया। अच्छा, औरंगजेब से अगर बात आता है तो औरंगजेब का जो इसका 1675 ईस्वी में इसने जो है वो जन्म हुआ था, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसने जो है एक सिख गुरु को भी इन्होंने जो है फांसी पे मतलब हत्या करवा दी थी। वो सिख गुरु का नाम क्या था, तो सिख गुरु का नाम था तेग बहादुर, ठीक है। इन्होंने हत्या करवा दी थी। जबकि जहांगीर के आदेश से ना 5वें गुरु जो सिख गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव की भी हत्या जहांगीर ने करवाई थी, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछता है कि औरंगजेब जो है वो किस सिख गुरु का हत्या करवाया था, तो आप क्या लगाएंगे, तेग बहादुर की। जबकि जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जुन देव को, जो कि गुरु अर्जुन देव कैवें नंबर के गुरु थे, 5वें नंबर के गुरु थे, ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको डायरेक्ट मिलेगा 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न आपको मैं लेकर के चलता हूं। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, हाँ,
39वां प्रश्न है कि जैन धर्म के, माफ कीजिएगा थोड़ा सा सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ध्यान में रखेंगे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो बात है ना, वो कौन आता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे इनके बारे में। तो ये पहले हम आपको और भी बता दें कि चंद्र प्रभु जो थे, इसमें हम जो भी आपको करेक्ट पहले बताएंगे कि कौन सा इसमें आपका इनका प्रतीक क्या था, कितने नंबर के गुरु थे। तो थोड़ा सा हम पार्श्वनाथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पार्श्वनाथ कौन थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो काशी के काशी में हुआ था, जो कि इक्ष्वाकु नरेश, ठीक है, यानी इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे, क्या नाम था इनका, इनके फादर का नाम था अश्वसेन के पुत्र थे, है ना। इक्ष्वाकु वंश के राज्य के जो राजा थे वो अश्वसेन के ये पुत्र थे, कौन, पार्श्वनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी बनारस में, ध्यान में रखेंगे। ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे दोस्तों, 23वें नंबर के थे। इनका जो जन्म के प्रतीक था वो सर्प था। सर्प का मतलब क्या होता है, सांप, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पार्श्वनाथ ने जो है वो 4 शिक्षाएं दी थी। कौन कौन, हिंसा न करना, कितने शिक्षाएं दी थी, 4 शिक्षाएं, हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। एक बार फिर से, हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। लेकिन जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, कौन थे, महावीर, उन्होंने 5वां शिक्षा को इनमें जोड़ा करके जोड़ा था। वो 5वां शिक्षा कौन था, ब्रह्मचर्य, ठीक है, वो 5वां शिक्षा कौन था दोस्तों, ब्रह्मचर्य को ला करके, है ना, इन्होंने जोड़ा था। किसने, महावीर ने, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, महावीर का जो हम अगर प्रतीक की बात कर ले तो इनका महावीर का जो है वो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सिंह था। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, सिंह था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसमें चंद्र प्रभु की बात आई है, तो चंद्र प्रभु कौन नंबर के, कितने नंबर का तीर्थंकर थे, तो ये 8वें नंबर का तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो चंद्रमा था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट था इसमें, एक में आता है नेमिनाथ। नेमिनाथ कब में थे, 21वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक था वो नेमिनाथ का कौन था, नीलकमल। नेमिनाथ का क्या था, ध्यान में रखिएगा, नेमिनाथ नीलकमल, ठीक है। अगला है ये ऋषभ देव। तो इन्होंने जो है वो जैन धर्म की जो है स्थापना करी थी। लेकिन ऋषभ देव की अगर हम बात कर ले कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका था क्या, वो सांड था। क्या था दोस्तों, सांड। 1 नंबर पे ऋषभ देव, 2 नंबर पे अजितनाथ जिसका हाथी था, जिनका 3 नंबर पे संभवनाथ घोड़ा, ठीक है, संभवनाथ का घोड़ा था। ये तो मैंने आपको इतनी सारी जानकारियां जो है वो जैन धर्म से दे दी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉपी पे नोट कर लीजिए कि 2 ऐसे भी जैन तीर्थंकर थे जिनका जो नाम था वो ऋग्वेदों में आया हुआ था, ऋग्वेद में आया था। वो कौन कौन थे, यानी मात्र 2 जैन तीर्थंकर थे 24 में से जिनका नाम ऋग्वेद में आया था। वो कौन कौन थे, एक ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमी। एक ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमी। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इतनी सारी मैंने आपको जानकारी जैन धर्म से दी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको कुछ पूछने वाला नहीं है। वैसे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा और बुक। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, कहता है कि सक्रियता के श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता को घटक हुआ सही क्रम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सबसे पहले जो क्रियाशीलता होता है वो कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर लोहा का, फिर निकेल का। इसको आप रट लीजिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है और आप फिर आप घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। 41 करंट अफेयर दे रखा है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विनेश फोगाट को। किसे दिया गया दोस्तों, विनेश फोगाट को, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, हाँ अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे आपको 43 नंबर प्रश्न मिलता है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, यानी इसमें से 3 है जो कि आपको एक्टिव ज्वालामुखी मिलेगा, बाकी सारे के सारे मृत ज्वालामुखी मिलेगा। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माउंट पोपा। क्या है, माउंट पोपा जो है एक मृत ज्वालामुखी है। अच्छा, माउंट पोपा है कहाँ ये, तो माउंट पोपा जो है वो म्यांमार में है दोस्तों। कहाँ ये, ध्यान में रखिएगा, म्यांमार में। जबकि स्ट्राम्बोली कहाँ है, ये एक्टिव ज्वालामुखी है, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी है, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान में, और ये दोनों के दोनों स्ट्राम्बोली और माउंट एटना इटली में है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वालोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है।
तो आर्टिकल अनुच्छेद 243 आई के अनुसार जो है ना, वो संबंधित राज्य के राज्यपाल जो है वो वित्तीय पंचायती का वित्तीय गठन कर सकता है, आयोग का गठन कर सकता है। इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? आर्टिकल 243 का आई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कहता है? कहता है कि कोरोना रोग, ठीक है, का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो कोरोना रोग का जो पहला केस था दोस्तों 45 का, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केरला में मिला था। पहला कब मिला था? तो 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी 2020 को मिला हुआ था, लेकिन वही 2 फरवरी को आते आते ये कितना 3 केस मिल गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, ये कोविड है, कोरोना का नाम कोविड क्यों पड़ा? तो CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब डिजीज होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 45 के बाद आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा। 47 नंबर प्रश्न है, कहता है कि किस संस्थान ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या? विश्व खाद्य प्रोग्राम। किसने? विश्व खाद्य प्रोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 आपको मिलेगा दोस्तों। 50 कहता है कि डाइक्लोरवॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डेजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कीटनाशक दवा है, ध्यान में रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको सीधा 57 नंबर प्रश्न मिलेगा। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ना, वो 22 मार्च, कब? 22 मार्च 1930 को, ठीक दांडी मार्च से पहले घटित हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? कहता है कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? यानी ब्रिटिश आधिपत्य से बर्मा कब मुक्त हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 1948 को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपको अगला प्रश्न मिलेगा क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL 2019 मुकाबला 2019 का जीता था? तो 2019 का उस समय का करंट अफेयर था, किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 2023 का किसने जीता था? तो CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? 62 के बाद आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 63 भी आपको GK का ही प्रश्न है। कहता है कि कहता है क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी। क्या है? क्रिकेट है, कैप्टेंसी है एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक यानी किसके जीवन की घटनाओं पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सौरव गांगुली। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सीधा आपको 67 नंबर प्रश्न मिलेगा। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि नाथपा झाकड़ी, क्या है? नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न आपको 69 नंबर क्या मिलता है? ये रीजनिंग का साइंस का प्रश्न कहता है जल सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच एवं कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक दिया हुआ है। अब इसमें से पूछ रहे हैं कि प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें होगी? तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं। 69 का ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइसल्फाइड में जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सीधा आपको 72 नंबर प्रश्न मिलेगा। 72 क्या कहता है? कहता है कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषण कर बनाता है। यानी क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाता है। अगला प्रश्न है पालघाट कहां स्थित है? तो पालघाट जो है दोस्तों कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच में जो है वो पालघाट स्थित है। अब आपको सीधा जो है प्रश्न मिलेगा 81 नंबर प्रश्न मिलेगा दोस्तों। 81 क्या कहता है देख लेंगे। हाँ, ये आपको उस समय का करंट अफेयर कहता है हिमा दास, जिन्होंने 2019 की कलानडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता, वो किससे संबंधित है? सिंपल सा बात, कैसे है ये हिमा दास? एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, एक ऐसी हैं जिनको हिमा दास को इनको पहनने के लिए चप्पल नहीं था, लेकिन इनके फादर जो है वो चप्पल के सोल को काट करके और किसी भी तरह से किसी का और मतलब कचड़े से ला करके इन्होंने इनको दिया था और इन्होंने पहन करके अपना प्रैक्टिस करते थे हिमा दास। ठीक है, तो ये कौन थे? ये एथलेटिक्स थे, ध्यान में रखेंगे। 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 के बाद 83 नंबर मिलेगा। अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब और लार आना केंद्र पर पाए जाते हैं।
यानी आना के केंद्र पे पाए जाते हैं, यानी किसके केंद्र पे पाए जाते हैं? 83 के हम आपको जो सही आंसर बता देंगे वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिस्कस भी हम करेंगे आप लोग को, ये पश्च मस्तिष्क के। अच्छा, ये पश्च मस्तिष्क होता क्या है? तो पहले हम आपको बता देते हैं कि पश्च मस्तिष्क जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या? पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होता है? पूंछ होता है, क्या होता है? पूंछ भी कर सकते हैं या पूंछ भी कहते हैं। मज्जा आता है, ध्यान में रखेंगे, पूंछ है ना, पूंछ है ना, मज्जा और सेरिबलम शामिल होता है। क्या? पूंछ, मज्जा और सेरिबलम, ये सब जो है ये अनैच्छिक क्रियाओं को करते हैं। जबकि सेरिबेलम जो है, एकमात्र सेरिबेलम एक स्वैच्छिक कार्यों को सटीकता और संतुलन बनाए रखने के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है। सेरिबेलम क्या होता है? स्वैच्छिक कार्यों को सटीकता और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इस चीज का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कहता है निम्नलिखित में से विषम छांटिए। इसमें से आपको दिया हुआ है, तो ब्रुसेल्स जो है वो राजधानी है किसकी? ब्राजीलिया का। मैड्रिड जो है मिस्र का है। बर्मिंघम जो है इंग्लैंड का है। सॉरी, पेरिस जो है वो क्या है? फ्रांस की है। जबकि बर्मिंघम जो है इंग्लैंड का एक शहर है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 84 का ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के आदर्श हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दाब बढ़ाना और ताप का घटाना जो है ये द्रवीकरण के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कहता है यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया का उपयोग कहां किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उर्वरक के रूप में। आप जितने भी अगर खेतीबाड़ी से यानी किसान के बाल बच्चे रहे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि उर्वरक क्या होता है, यानी फर्टिलाइजर। यूरिया का यूज किस लिए किया जाता है? फर्टिलाइजर के रूप में। अच्छा, क्यों? तो अगर हम यूरिया के बारे में आपसे पूछ ले कि इसका आणविक फॉर्मूला क्या होता है, तो CONH का होल ट्वाइस और फिर पूरा का होल ट्वाइस, ध्यान में रखेंगे। इसमें अगर हम आपसे पूछ दें कि नाइट्रोजन की परसेंटेज यानी प्रतिशतता कितनी होती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज जो होता है वो 46% होता है। नोट कर लीजिए, VVI है। ये आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है, ये बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछा नहीं, एकदम निश्चित पूछेगा। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, 86 के बाद क्वेश्चन आपको सीधा मिलेगा कितना नंबर? 92 नंबर प्रश्न मिलेगा आपको दोस्तों। 92 नंबर प्रश्न देखेंगे तो क्या कहता है? कहता है जब हम किसी फैक्ट्री के सालाना आय या सालाना उत्पादन की गणना करते हैं तो हम गणना कर रहे होते हैं, यानी किसकी गणना कर रहे होते हैं? तो फैक्ट्री की प्रवाह की गणना कर रहे होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। किस चीज की गणना कर रहे होते हैं दोस्तों? तो फैक्ट्री की प्रवाह की गणना कर रहे होते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर अगला 94 क्या कहता है? कहता है कि कौन सी पुस्तक मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं का यथार्थ विवरण प्रस्तुत करती है? तो पहले 94 का सही आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर 1, आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी, अगर हम आपसे पूछते हैं कि आईने अकबरी किसने लिखा, तो आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा? अबुल फजल ने, ध्यान में रखेंगे, आईने अकबरी। अच्छा, अबुल फजल जो है एक और बुक लिखे थे, वो क्या था? अकबरनामा। अकबरनामा को भी जो है वो अबुल फजल ही लिखे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन सा लैंग्वेज अगर हम पूछ दें कि कौन से भाषा में लिखा था, तो इन्होंने फारसी भाषा में लिखा था, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या है? किताबुल हिंद की बात आता है। तो किताबुल हिंद किसने लिखा था? तो किताबुल हिंद जो है दोस्तों किसने? अल बेरूनी ने लिखा था। किसने? अल बरूनी ने लिखा था। अल बरूनी जो भी कह लीजिए, किस भाषा में? अरबी भाषा में। एक किसी भाषा में लिखी थी इन्होंने? अरबी भाषा में। किताबुल हिंद, अल बरूनी। अच्छा, एक और है बाबरनामा। तो बाबरनामा जो है ये तुर्की भाषा में इन्होंने खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा था, यानी बाबर ने, ठीक है। एक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा क्या था? तो हुमायूंनामा जो था वो बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। बाबर की बेटी कौन थी? गुलबदन बेगम। इन्होंने जो है वो हुमायूंनामा को लिखा। इसमें जो है हुमायूं का चरित्र चित्रण को इन्होंने बताया है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 94 के बाद आपको प्रश्न मिलेगा सीधा 96 नंबर प्रश्न मिलेगा दोस्तों। कहता है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व त्वचा और आंखों हेतु लाभदायक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 98 है। हाँ, 98 कहता है कि यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है और आंतों को प्रभावित करता है। यह विडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है। यह कौन सी बीमारी है? यानी विडाल टेस्ट का जो है यूज किस बीमारी में करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3,
टाइफाइड, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी मोमबत्ती के पास लाई जाती है तो वह एक यानी डैश के साथ जल जाएगी, यानी किस रंग के साथ जलेगी, तो ध्यान में रखेंगे। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सफेद रोशनी के साथ जलेगी। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 मिलेगा आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 जो है वो रीजनिंग का प्रश्न है। 101 नंबर, माफ कीजिएगा, 101 कहता है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी भ्रंश घाटी में बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 नदी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये जब भी आएगा तो आप सीधा आंख बंद करके लगाइए, सही हो जाएगा, ठीक है, कभी भी इसके बारे में नहीं सोचना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, और आप पढ़ते ही आ रहे हैं बार बार। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो ये उस समय का अध्यक्ष के बारे में आपसे जिक्र किया था, तो उस समय थे के सिवन। मैं एक प्रश्न आपसे जो आप पे छोड़ रहा हूं कि वर्तमान में जो है अभी इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103 के बाद आपको 105 नंबर प्रश्न मिलता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का स्रोत गैर नवीनकरणीय है। अच्छा, नवीनकरणीय और गैर नवीनकरणीय तो आप अच्छे से जानते हैं, वैसा जो कि खत्म होने की संभावना होती है वो गैर नवीनकरणीय होता है ना, और जिसकी उत्पत्ति नहीं हो यानी जिसकी खत्म होने की जल्दी संभावना नहीं हो वो नवीनकरणीय होता है। तो जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन, ये तीनों के तीनों नवीनकरणीय है, जबकि कोयला जो है ये गैर नवीनकरणीय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये सुमिलित करने के लिए कहा गया है, तो इधर बुक है, जैसे आई डू व्हाट डू आई डू, ठीक है, आई डू व्हाट आई डू है, माई कंट्री माई लाइफ है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इम्परफेक्ट है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे देता हूं, आप मैच करा लेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, इसमें तो ऐसे रीजनिंग का प्रश्न है, फिर भी मैं इसको देख लेता हूं। क्या कहता है, सफेद सोना, ठीक है, सफेद सोना है तो सोना है, तो पीतल है तो क्या होगा, तो सफेद सोना सोना के वजह से तो पीतल हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जंग लगने के बाद या फिर जो ऑक्सीडाइड होकर के क्या हो जाएगा, नीला कलर में बनेगा, ये चीज ये बता रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में 109 नंबर क्या कहता है, कहता है कि इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको 112 नंबर मिलेगा। कहता है कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, यानी कहां की करेंसी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिलीपींस की। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उस समय का करंट अफेयर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोसिंडा अर्डन। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 114 के बाद आपको डायरेक्ट 116 नंबर प्रश्न मिलेगा। कहता है कि लोटिया कहां का क्षेत्रीय संगीत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, तो 118 का ऑप्शन 1, बरमुदा त्रिकोण जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, अब आपको क्वेश्चन नंबर 121 मिलता है। 121 कहता है निम्न में से कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड लगा के आइए। ये सब बकवास क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज्यादा समय नहीं देना है। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि मां के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन है, तो मां के दूध में जो है ना वो कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, IgA। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है, कहता है महिला उद्यमियों की सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महिला समृद्धि योजना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125 के बाद 126 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो 73वां संविधान का जब भी जिक्र आया तो ऑप्शन नंबर 2 लगा करके आइए, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ध्यान में रखेंगे किसके द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले, तो सितंबर 1991 क्या, सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा पंचायती राज क्या है, पंचायती राज से संबंधित 73वां, ये दोनों के दोनों 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों का संबंध पंचायती राज से है, ठीक है, संसद में जो है वो पेश किया गया था। जबकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है ना, यानी 22 सितंबर
1992 को संसद के द्वारा पारित हुआ था। कब? 22 सितंबर 1992 को ये पारित हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। किसके सरकार में? पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 126 के बाद आपको 129वां प्रश्न मिलेगा। 129 कहता है कि राजा रवि वर्मा कौन थे? तो राजा रवि वर्मा कौन थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चित्रकार। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक सिंचाई होना जो है वो भूमि क्षति का सबसे रीजन, बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपको सीधा 134वां प्रश्न मिलेगा। 134वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो पहले तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ कब कब था? तो 1930 में, 1931 में और 1932 में। 1932 में जो हुआ था वो पूना पैक्ट भी हुआ था, जो कि 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि तीनों इनमें से तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो 134 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 4, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, एकमात्र भीमराव अंबेडकर ही नहीं थे, बल्कि एक और नाम नोट कीजिएगा, तेज बहादुर सप्रू भी थे। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। कौन कौन? भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135 के बाद 136वां प्रश्न क्या मिलता है आपको? हाँ, 135वां प्रश्न मिलेगा आपको, देख लीजिएगा जरा। 135 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जैसे कह रहा है कि संचालन समिति जीवी मावलंकर, गलत है ये। जीवी मावलंकर नहीं, बल्कि कौन सा? राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखिएगा। कौन? राजेंद्र प्रसाद है। प्रांतीय समिति, तो प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये तो गलत है। इसके बाद प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही है। इसके बाद संघीय शक्ति समिति जो है जवाहरलाल नेहरू, तीनों की तीनों सही है। जबकि संचालक समिति जो है वो गलत है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न मैं फिर आपको छोड़ रहा हूं और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। झंडा समिति क्या है? झंडा समिति के सदस्य कौन थे? समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान में रखेंगे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका मुझे आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है? कहता है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुआ? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुआ? तो ध्यान में रखेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 26 जनवरी क्या? 26 जनवरी 2200 जो है वो भारतीय ध्वज संहिता प्रभावित हुआ है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, करंट अफेयर का प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र कुमार जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 138 के बाद आपको डायरेक्ट 140वां प्रश्न मिलेगा। 140 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो विषाणु से होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, चिकन पॉक्स, जिसको आप छोटी माता भी कहते हैं। आप सिंपल सा बात समझिए ना कि जिनको छोटी माता घर में निकल जाता है ना, तो उनको ज्यादा परेशानी होती है कि उनको दूसरों को भी होने की ज्यादा संभावना होती है। ये क्या है? ये वायरल डिजीज है। ध्यान में रखेंगे, क्या है ये? वायरल डिजीज है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140 के बाद आपको 142वां प्रश्न मिलेगा। 142 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान में रखेंगे। हाँ, 142 नंबर प्रश्न है कि किसके भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज विलेट द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, तो किसके भारत यात्रा में थे जो तो किंग जॉर्ज पंचम के उपलक्ष्य में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आपको 142 के बाद आपको मिलता है 144वां प्रश्न। 144वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हाँ, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से भी जाना जाता है? VVI क्वेश्चन है, लगा लीजिए। ठीक है, कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में, यानी फादर ऑफ कर्नाटक सॉन्ग के पितामह किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? पुरंदर दास। क्या ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? ऑप्शन पुरंदर दास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 145 के बाद आपको 146वां प्रश्न मिलेगा दोस्तों। 146 क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन हरित शैवाल का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न 147 नंबर क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानवीय अमाशय के ग्रंथि में अमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, म्यूकस नेक्सेल्स, पेप्टिक
या चीफ सेल्स और पेर्टाइल या फिर ऑक्सटिंक सेल्स, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसको आप स्किप कर सकते हैं लेकिन पढ़ना जरूरी है। अगला प्रश्न है, संसद के शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 148 का जो है, और आज का ये सेशन का लास्ट ही प्रश्न है, तो ये 148 का जो करेक्ट आंसर हो दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर इसका 4 है। क्या कहता है कि ये संसद के प्रश्न काल से, सत्र से पहले नहीं बल्कि बाद में, ठीक बाद में शुरू होता है, ठीक है, जिसकी सूचना भी नहीं दी जाती है कि शून्यकाल में क्या है, ठीक है, शून्यकाल की सूचना पहले से नहीं दी जाती है, ये प्रश्न काल के ठीक बाद शुरू की जाती है। तो ये 49 और 50 नंबर भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ का था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े रहिए, यहाँ से आपको कंटिन्यूटी सेट मिलते रहेगा। कल से आपको प्लेटफॉर्म का सेट लाया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल लेकर के अगले सेट में।